हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुले आरएस ऑनलाइन के अंदर। हम बात कर रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों की, जो कि रीट की कक्षाओं जो आपकी रीट की कक्षा है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। यूँ कहें कि ग्रामर का आधा पोर्शन होने के बाद में जो शिक्षण विधियाँ हैं, वो शिक्षण विधियाँ आपकी हिंदी का जो आधा भाग है वो पूरा करती हैं। तो उसी के अंतर्गत हम आज आपके सामने हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण विधियों की। तो आइए बात करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण विधियों की। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं दोस्तों, सबसे पहले हम व्याकरण अनुवाद की बात कर चुके हैं। कौन सी बात कर चुके हैं? व्याकरण शिक्षण की बात कर चुके हैं। हम पद्य शिक्षण की बात कर चुके हैं, हम गद्य शिक्षण की बात कर चुके हैं, हम रचना शिक्षण की बात कर चुके हैं, और उसी प्रकार हम वाचन शिक्षण की भी बात कर चुके हैं। तो शिक्षण हमारा एक रहता है दोस्तों, और वो शिक्षण रहता है अब हमारा कौन सा? लेखन शिक्षण। कौन सा रहता है दोस्तों? लेखन शिक्षण हमारा रहता है। तो लेखन शिक्षण के बारे में आज अपन बात करेंगे कि लेखन शिक्षण में कौन कौन सी विधियां होती हैं और लेखन शिक्षण क्या कहलाता है। तो देखिए, बालक को शुद्ध लिखना सिखाना ही लेखन शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? बालक को शुद्ध जो लिखना है वो लिखना सिखाना ही क्या कहलाता है? लेखन शिक्षण कहलाता है। लेखन शिक्षण की विशिष्टताएं क्या क्या है? लेखन शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, बालक को शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना ही लेखन शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। यानी बालक जब शुद्ध रूप से लिखना सीख जाता है, उसमें किसी प्रकार की जो व्याकरणिक अशुद्धियां जो है वो व्याकरणिक अशुद्धियां दूर करनी सीख जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि व्याकरण से संबंधित जब अशुद्धि नहीं करता, व्याकरण से संबंधित अशुद्धि नहीं करता, तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? व्याकरण से संबंधित अशुद्धि जब नहीं करता है तो इसी को क्या कहा जाता है? आपका बिल्कुल शुद्ध लिखना कहा जाता है। तो बालकों को, अब देखिए, बालकों को अक्षर व शब्द के स्वरूप का ज्ञान करवाना, अलग अलग बिंदु से बात कर लेते हैं अपन। बालकों को अक्षर व शब्द के स्वरूप का ज्ञान कराना, बालकों का हस्तलेख सुधारना, बालकों की लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना, जिसके बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये लिखना कौशल की जो विशेषताएं हैं वो है, लिखना कौशल की विशेषताओं के अंतर्गत आता है, या आप यूँ कहें कि लिखना शिक्षण के उद्देश्य माने गए हैं। तो ये 5 जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये लेखन जो शिक्षण है उसका उद्देश्य माने जाते हैं। अब लेखन जो शिक्षण होता है उसकी विधियां क्या क्या हैं? लेखन शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं? तो विधियों के बारे में अपन बात करें दोस्तों, तो लेखन शिक्षण की विधियां देखिए, श्रुत लेखन विधि है, दृष्टालेखन विधि है, किंडरगार्टन विधि है, और अक्षर स्वरूपानुकरण विधि है। तो देखिए, लेखन शिक्षण जो होता है उसमें ये 4 प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं। किंडरगार्टन शब्द से आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि किंडरगार्टन शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। श्रुत लेखन जो है वो भी आपने किया हुआ है, श्रुत लेखन शब्द जो है वो भी आपने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके टच में रहे हुए हैं आप। दृष्टा लेखन जो विधि है उसके भी आप बहुत ज़्यादा टच में रहे हुए हैं, क्योंकि देख देख कर लिखना आपने बहुत बार किया हुआ है। अब बात आती है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, इसके बारे में भी बात अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रुत लेखन विधि की। कौन सी लेखन विधि की बात करेंगे? सबसे पहले श्रुत लेखन विधि की बात करेंगे। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है सुनकर लिखना। क्या होता है दोस्तों? सुनकर लिखना। बहुत बड़ी बात नहीं है, जब बालक सुनकर लिखता है तो उसे श्रुत लेखन विधि कहा जाता है। देखिए, इसमें शुद्ध उच्चारण में किसी गद्यांश को बोलता है, शिक्षक जो है वो शुद्ध उच्चारण में किसी गद्यांश को बोलता है, छात्र जो होते हैं उसके उच्चारण के अनुकूल लेखन कार्य करते हैं। लिखने के पश्चात उसकी जांच की जाती है। जांच में प्राप्त अशुद्धि वर्तनी वाले शब्दों को 5 से 10 बार तक लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्रुत लेखन कहा जाता है। यह विधि जो है वो शिक्षण की प्राचीन व परंपरागत विधि मानी जाती है। देखिए, प्राचीन समय के अंदर यही विधि काम में ली जाती थी। जब हमारी गुरुकुल पद्धति होती थी तो उस समय हमारे पास नोटबुक नहीं थी, हमारे पास पेन नहीं थे दोस्तों, सुनकर ही लिखा जाता था। और ये कहा जाए कि सुनकर लिखा क्या जाता था, सुनकर कंठस्थ कर लिया जाता था। तो ये विधि पुराने समय से चली आ रही है। नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। नंबर 2 हमारा बात है दृष्टानुलेखन विधि। तो दृष्टानुलेखन विधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है देख कर लिखना। बहुत ज़्यादा परिचित हैं आप लोग इससे। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है? शिक्षक लेख कार्य नहीं करवाता है, अपितु बालक शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए शब्दों को देख देख कर अथवा पाठ्य पुस्तकों में से लिखे गए शब्दों को लिख कर देख कर समय लिखता है। तो यही होता है दृष्टालेखन विधि। बात करते हैं अपने किंडरगार्टन विधि की। देखिए, बहुत अच्छी विधि है किंडरगार्टन विधि जो है, ये आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं इससे, बहुत आपने सुना है इस विधि के बारे में। तो इस विधि के अंतर्गत लिखना सिखाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक, अभी हम पिछली क्लास में इसके बारे में बात करके आए हैं दोस्तों, लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। एक ही अक्षर को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और बालक उन टुकड़ों को परस्पर जोड़कर लिखने का अभ्यास
करता है, यानी एक अक्षर के विभिन्न टुकड़े कर दिए जाते हैं। उन टुकड़ों को, जैसे ए है दोस्तों, तो ए को विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया जाता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। और देखिए सबसे पहले जब हम छोटे बच्चे को लिखने का प्रयास करवाते हैं तो आजकल सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इसको यूँ आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे को ये सिखाया जाता है, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, फिर ये और फिर ये। यानी ये जो तरीका होता है दोस्तों सिखाने का, यही किंडरगार्टन पद्धति होती है। तो यह विधि खेल खेल में शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। यानी हम यूँ कहें कि खेल खेल में शिक्षा के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है दोस्तों? खेल खेल पर शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है किंडरगार्टन विधि। तो देखिए नोट, किंडरगार्टन मूलतः एक शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? शिक्षण पद्धति नहीं है ये, सॉरी शिक्षण विधि नहीं है ये, शिक्षण पद्धति मानी जाती है, प्रणाली मानी जाती है, जो जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉवेल के द्वारा, नाम देखिए क्या है इनका, फ्रेडरिक ऑगस्ट नोवेल, इनका फ्रॉवेल इनका नाम है, के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसमें विद्यालय को बगीचे के रूप में, शिक्षकों को माली के रूप में, वह बच्चों, देखिए इसमें विद्यालय जो है उसको बगीचा माना गया है, शिक्षकों को माली माना गया है, और बच्चे जो हैं माली के रूप में, वह बच्चों को के रूप में, बच्चे जो हैं उनको पौधों के रूप में माना गया है। तो इसे विद्यालय बगीचे के रूप में, शिक्षकों को माली के रूप में, वह बच्चे जो हैं वो पौधों के रूप में माने जाते हैं। लिखा नहीं हुआ इसमें, देखिए पौधों के रूप में माना गया है, ठीक है। पूछ भी लें आपसे, कभी प्रश्न आ जाए तो बच्चों को किस रूप में माना जाता है? पौधों के रूप में माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम देवीदत्त के द्वारा एक किंडरगार्टन बॉक्स बनाकर इसे लेखन शिक्षण विधि के रूप में प्रयुक्त किया गया था। अब बात आ जाए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर सबसे सर्वप्रथम इसका प्रयोग देवीदत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, जो हमारी 3 नंबर विधि थी, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। तो इस विधि के अंतर्गत देखिए लिखना सिखाने के लिए छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। बालक पेंसिल की सहायता से इन बिंदुओं के आपस में जोड़कर लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम इंग्लिश की लाइन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, आजकल छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम इंग्लिश में एन बनाना सिखाते हैं, तो हम इस प्रकार से एन उसको बना के देते हैं। बच्चा जो होता है वो इन बिंदुओं को आपस में जोड़कर इस प्रकार से एम बनाना सीखता है। उसी प्रकार जैसे हम उसको एम बनाना सिखा रहे हैं, तो उसको एम हम डॉट्स के अंदर डॉट बना के देते हैं, बच्चा इन बिंदुओं को आपस में जोड़कर एम बनाना सीखता है। तो देखिए यही अक्षर स्वरूपानुकरण विधि मानी जाती है। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यपुस्तकें इसी विधि के आधार पर रची गई हैं। देखिए दोस्तों छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो इस विधि के आधार पर रची गई हैं। अब बात करते हैं अपन अन्य शिक्षण विधियों की। तो दोस्तों देखिए ये हमारा बड़ा जो मुद्दा था शिक्षण विधियों का वो खत्म हो चुका है। हमने विभिन्न प्रकार के लिखन जो कौशल होते हैं उनसे संबंधित हमें व्याकरण, गद्य, पद्य, वाचन, लेखन, रचना, ये सारे के सारे जो हमारे शिक्षण कौशल थे उनके संबंधित हमने जो विधियाँ थी उनका हमने अभी अनुभव प्राप्त कर लिया है, ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम अन्य शिक्षण विधियों के ऊपर चलते हैं, और अन्य शिक्षण विधियाँ जो हैं उनमें सबसे पहली विधि जो है वो आपकी आती है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी आती है दोस्तों? व्याकरण अनुवाद विधि। तो देख लीजिए क्या होती है व्याकरण अनुवाद। किसी भी द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक पहले उस भाषा का बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद करता है। क्या करता है दोस्तों? मातृभाषा में अनुवाद करता है, वह साथ ही द्वितीय भाषा के व्याकरण को भी पढ़ाया जाता है। तो यह विधि व्याकरण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जब किसी टीचर के द्वारा द्वितीय भाषा पढ़ाते समय पहले उस भाषा का बच्चों को मातृभाषा में अनुवाद करता है, या दूसरी भाषा पढ़ा, जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मुझे संस्कृत आपको पढ़ानी है। क्या पढ़ानी? संस्कृत पढ़ानी है। तो संस्कृत का पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों? हिंदी के अंदर अनुवाद करूँगा। क्या करूँगा? अनुवाद करूँगा। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा? उस भाषा के व्याकरण को भी पढ़ाऊंगा, यानी संस्कृत का व्याकरण भी मैं आपको साथ साथ में पढ़ाऊंगा। तो इसी को कहा जाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि कहा जाता है। देखिए इस विधि का प्रतिपादन रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन हमारे भारत के अंदर सबसे पहले किया जाता था, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी विधि जो है उसको भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कौन सी विधि को भंडारकर के नाम से जाना जाता है, यानी भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसको भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस विधि को भाषा शिक्षण की परंपरागत विधि व शास्त्रीय विधि माना जाता है। परंपरागत विधि व शास्त्रीय विधि के नाम से भी पुकारा जाता है।
व्याकरण अनुवाद विधि के प्रमुख पद क्या होते हैं? देखिए व्याकरण अनुवाद विधि जो है उसके पद क्या क्या होते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक को निम्न 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाना, द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाना अनिवार्य है। द्वितीय भाषा के वाक्यों का प्रथम भाषा में अनुवाद करना, यानी द्वितीय भाषा के जो वाक्य हैं उसको प्रथम भाषा में अनुवाद करना, ठीक है। प्रथम भाषा के वाक्यों का द्वितीय भाषा में अनुवाद करना, यानी दोनों भाषाओं को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना उसको आना चाहिए। कठिन शब्दों के पर्यायवाची शब्द बतलाना, कठिन शब्दों के पर्यायवाची शब्द उसको बतलाना, यही व्याकरण अनुवाद विधि कहलाती है। व्याकरण अनुवाद विधि के गुण। अब देखिए व्याकरण अनुवाद विधि के गुण क्या क्या है। तो देखिए इस विधि का प्रयोग करने से बालकों को द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरी भाषा जो होती है उसके व्याकरण का ज्ञान हो जाता है। बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद करने से वे विषय वस्तु को सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। और व्याकरण विधि के दोष क्या क्या हैं दोस्तों? तो देखिए इस विधि में केवल व्याकरण के ज्ञान पर ही बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? व्याकरण के ज्ञान पर बल दिया जाता है। भाषा के अन्य अंगों की उपेक्षा कर दी जाती है, केवल व्याकरण के ज्ञान पर बल दिया जाता है। उसमें लेखन, रचना, इसमें किसी भी प्रकार का जो आपका कौशल है उसमें विकसित नहीं होता। तो बालक जो है वो अन्य कौशल जो होते हैं उनसे वंचित रह जाता है, ठीक है, अन्य कौशल से वंचित रह जाता है, इसलिए इसका ये एक दोष भी है। इस विधि का प्रयोग करने से भाषा में धारा प्रवाहिता व स्पष्टता नहीं आ पाती है, यानी बालक जो है वो केवल व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर पाता है, उसमें भाषा में धारा प्रवाहिता नहीं आती है, स्पष्टता नहीं आ पाती है, यानी वो यूँ कह सकते हैं कि भाषा के विभिन्न कौशलों का ज्ञान नहीं होता, विभिन्न कौशलों का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ये इसकी कमी होती है। तो देखिए ये व्याकरण अनुवाद थी, अन्य विधियों की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रत्यक्ष विधि की। कौन सी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि की, जो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए किसी द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय जब बच्चों की मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात उसी भाषा के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। किसी द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय, देखिए गौर से देखिए दोस्तों, किसी द्वितीय भाषा को पढ़ाते समय, ये भी द्वितीय भाषा है, यानी अगर हम बात करें प्रत्यक्ष विधि की, तो प्रत्यक्ष विधि जो है ये भी द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए होती है। व्याकरण विधि की बात करें तो वो भी कौन सी विधि के लिए होती है? द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए। देखिए यही इसका मेन बिंदु है दोस्तों, इसी को पकड़ना है आप लोगों को कि प्रत्यक्ष विधि जो है वो कौन सी भाषा पढ़ाने के लिए? तो द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस इसमें क्या है दोस्तों, मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपको विशेष बात याद रखनी है, ऐसी विधि जिसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, तो कौन सी विधि है वो दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो इसी को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इस विधि में भाषा शिक्षण की स्मृति विधि व प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाता है। इस विधि को स्मृति विधि व प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ था, 1901 में हुआ था, और श्री गुइन महोदय के द्वारा किया गया था। देखिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तो बात नहीं है, केवल इसमें 3 शब्द पकड़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो इसका प्रयोग सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस में किया गया, 1901 में किया गया, और श्री गुइन महोदय ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। और सबसे पहली बात कि द्वितीय भाषा ही इसमें पढ़ाई जाती है, और वो भी बात पूछ ले कि आपको मातृभाषा कौन सी विधि के अंदर वर्जित है, तो वो कौन सी में है? प्रत्यक्ष विधि के अंदर वर्जित है। तथा बाद में बंकिल महोदय, कौन से दोस्तों? बंकिल महोदय के द्वारा इसे विकसित किया गया। विकसित करने का जो श्रेय है, देखिए 2 बातें आती हैं यहाँ। एक तो होता है प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन के अंदर नाम आएगा दोस्तों गुइन, उसके बाद में विकसित, उसके बाद में आता है शब्द आपका विकसित। तो विकसित की जब बात करते हैं तो विकसित के लिए नाम आएगा आपका बांकिल। क्या नाम आएगा? बांकिल। तो ये 2 नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। प्रतिपादन किसने किया? गुइन ने किया। विकसित किसने की? बांकिल ने किया, ठीक है। तो भारत में इस विधि को विकास में निम्न 3 विद्वानों का योगदान। अब भारत की बात करें तो देखिए टिपिंग जो है, टिपिंग कोई महोदय हैं, उन्होंने बंगाल में इसका सबसे पहले प्रयोग किया। फ्रेजर जो है उन्होंने इसका मुंबई में प्रयोग किया था, और येट्स जो है उन्होंने इसका कहाँ प्रयोग किया था? मद्रास में इस विधि का प्रयोग किया था। प्रत्यक्ष विधि के गुण क्या हैं? तो प्रत्यक्ष विधि के गुण देख लीजिए। बालकों में भाषण में धारा प्रवाहिता आ जाती है। भाषण देने में धारा प्रवाहिता कौन सी विधि के द्वारा आएगी? प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आएगी। भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है इसको।
ठीक है। प्रत्यक्ष विधि के दोष क्या हैं? तो व्याकरण ज्ञान की उपेक्षा कर दी जाती है, जबकि व्याकरण ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इस भाषा जो है, इसमें मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि छोटे बच्चे जो हैं वो बाल हैं जो मातृभाषा के बिना सीख नहीं पाते हैं, तो सही भाषा का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है इसमें, तो ये इसके दोष माने जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका द्विभाषी पद्धति। तो देखिए द्विभाषी पद्धति क्या है? द्विभाषी पद्धति जो है, ये द्विभाषी पद्धति है, एक विधि नहीं है दोस्तों। ये आपकी व्याकरण प्लस प्रत्यक्ष, इन दोनों विधियों के बीच की विधि है। ये जो हम प्लस का निशान कर रहे हैं दोस्तों, ये प्लस जो है, ये यही प्लस का निशान जो हम बना रहे हैं, वही क्या आती है? ये आपकी द्विभाषी पद्धति आती है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए, यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि दोनों के बीच की विधि मानी जाती है। इस विधि में कठिन शब्दों का तो बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है, परंतु शेष सभी कार्य जो है वो क्या है? द्वितीय भाषा के माध्यम से ही करवाया जाता है। तो ये इन दोनों के बीच की विधि मानी जाती है। तो इस विधि का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है वो वेल्स देश के सीजे डॉडसन, किसके द्वारा किया गया? सीजे डॉडसन के द्वारा इसका जो है वो प्रतिपादन किया गया है। तो आपसे पूछ ले द्विभाषी पद्धति का प्रतिपादन किससे किया? तो सीजे डॉडसन के द्वारा किया गया था। अब भारतीय परिस्थितियों के अनुसार द्वितीय भाषा सीखने के लिए यही विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी भाषा है उसको सीखने के लिए मातृभाषा जरूरी है, तो मातृभाषा का प्रयोग भी करना जरूरी है। तो वो कौन सी पद्धति है जिसके अंदर मातृभाषा का भी प्रयोग द्वितीय भाषा सीखने में किया जाए? तो वो है आपका द्वितीय भाषा पद्धति। इसमें आवश्यकता पड़ने पर आपको मातृभाषा का प्रयोग करवाया जा सकता है। अभ्यास कार्य द्वितीय भाषा के माध्यम से होने के कारण भाषा में धारा प्रवाहिता भी आ जाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि की, और नेक्स्ट जो विधि है वो आपकी आती है दल शिक्षण विधि, या आप दल शिक्षण उपागम के नाम से भी जानते हैं आप इसको। समूह शिक्षण भी नाम है इसका दोस्तों, समूह शिक्षण, समूह शिक्षण भी इसका नाम है। तो देखिए, जब शिक्षकों के समूह के द्वारा एक साथ मिलकर एक ही समय पर एक ही कक्षा में शिक्षण करवाया जाता है, तो यह विधि दल शिक्षण के नाम से जानी जाती है। इस विधि का प्रतिपादन जो है वो 1955 में सर्वप्रथम किया गया था। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में 2 विद्वानों के द्वारा, जो शोध छात्र थे मिशिगन व हार्वे के द्वारा किया गया था। इस विधि को का प्रतिपादन की अगर बात आए दोस्तों, तो वो प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रतिपादन सर्वप्रथम और किसके द्वारा? दल शिक्षण का मिशिगन व हार्वे के द्वारा किया गया था। परिभाषा देख लेते हैं। कार्ले ओल्सन के द्वारा क्या परिभाषा दी गई? अतिरिक्त ज्ञान व कौशल से युक्त 2-3 अध्यापक परस्पर सहयोग से किसी भी शीर्षक की शिक्षण योजना बनाते हैं व एक ही समय पर किसी छात्र को समूह में पढ़ाते हैं। यही क्या कहलाता है दोस्तों? दल शिक्षण कहलाता है। डेविड वाइविक जो है वो क्या कहते हैं कि टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक मिलकर अपने स्रोतों, अभिरुचियों व क्षमताओं को एकत्र करते हैं तथा छात्रों को आवश्यकता अनुसार वे उसे कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने दल गठन की, कि दल गठन के यानी दल शिक्षण करवाने के लिए किस विधि की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो दल आपका गठन किया जाता है या दल शिक्षण में कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले तो आता है उसके अंदर प्रधानाध्यापक, उसके बाद में आपके वरिष्ठ अध्यापक जो आते हैं, उसके बाद में आपका सहायक अध्यापक साथ में रहता है, उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक जो होते हैं रसायन विशेषज्ञों में सहायता करने हेतु, और लिपिक जो होता है वो लेखा जोखा रखने हेतु। तो इसमें 5 जो आपके दल का गठन जो किया जाता है वो 5 व्यक्तियों को मिलाकर किया जाता है, जिसमें प्रधानाध्यापक आता है आपका, वरिष्ठ अध्यापक आते हैं, सहायक अध्यापक आता है, और प्रयोगशाला सहायक जो होता है जो कि प्रयोगशाला में आपकी सहायता करता है। उसके अलावा लिपिक भी चाहिए जो किसी प्रकार का लेखा जोखा रखने में काम में आते हैं। तो ये था आपका दल शिक्षण। दल शिक्षण विधि के गुण क्या क्या हैं? तो दल शिक्षण विधि के गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो छात्रों के दृष्टिकोण से यह विधि अच्छी विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हाथों हाथ हो जाता है। क्योंकि एक कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं और बहुत सारे उनके दोस्त, उनको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, तो एक साथ 5 टीचर जब उनके पास मौजूद होते हैं तो वो अपनी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग टीचर से पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान वो कर सकते हैं। इस विधि के प्रयोग से शिक्षकों व बालकों में सहयोगात्मक भावना का विकास भी होता है, क्योंकि देखिए शिक्षक भी ज़्यादा होते हैं और बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो सहयोग की भावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दल शिक्षण विधि के दोष क्या हैं? तो भारत जैसे राष्ट्रों में इस विधि का प्रयोग संभव नहीं हो सकता है।
इस विधि में कभी कभी शिक्षकों में प्रतिस्पर्धा होने का खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि देखिए अहम एक बहुत बड़ी भावना है जो शिक्षकों में प्राय आ जाती है। एक शिक्षक थोड़ा कम ज्ञान रखता है, एक शिक्षक को उसी विषय पर थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वहाँ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा जो होती है वो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों आज के लिए यही था। नेक्स्ट क्लास में अपन जो हमारी थोड़ी बहुत शिक्षण विधियाँ रह जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीट के जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुँचाने की प्रयास कीजिए, ताकि हमारा जो ये मकसद है कि हमने जो ये निःशुल्क कक्षाएँ आपके लिए स्टार्ट कर रखी हैं उनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि वो भी उनका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।